दोस्तों, जो कल धमाके दिल्ली में हुए, अगर आप इस उदाहरण से समझेंगे तो आपको लगेगा कि जो दिल्ली में हुआ वो बहुत छोटा था, इनकी तैयारी बहुत बड़ी थी। आज मैं आपको समझाऊंगा कि इनकी तैयारी क्या थी, क्या क्या इनके पास से बरामद हुआ है, कौन कौन से सबूत हाथ लगे हैं। और एक बार और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बहुत धन्यवाद कि अगर उनकी मुस्तैदी इतनी नहीं रहती तो शायद आज हम बहुत बुरा समय देख रहे होते। पहले इस उदाहरण को समझने की कोशिश करिए कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे भारत के प्रति। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में 1800 किलो का अमोनियम नाइट्रेट का धमाका हुआ था, जिसमें उस समय 165 लोगों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 50 से 70 मीटर तक सब कुछ समतल हो गया था, बराबर हो गया था। और लगभग आधा किलोमीटर तक, 700-800 मीटर तक जितने भी घर गाड़ियां थीं सबके शीशे टूट गए थे, सबके बुरी अवस्था सबकी आ गई थी। सोचिए, सिर्फ 1800 किलो। और यहां कितना बरामद हुआ है, आइए आपको दिखाता हूं। दोस्तों, कल फरीदाबाद में सुबह, दिल्ली में शाम को जो हुआ उस पर हम 2 मिनट बाद आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले फरीदाबाद में क्या क्या हुआ आइए मैं आपको समझाता हूं। कल सुबह फरीदाबाद से तमाम न्यूज आर्टिकल में ये खबरें छपने लगती हैं कि लगभग 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है एक घर से। उसके अलावा AK-47, AK-57 असाल्ट राइफलें, 80 पिस्टल, 80 राउंड जिंदा कारतूस, पिस्टल इसके साथ, और IED कंपोनेंट्स बरामद हुए हैं, जिसमें डिटोनेटर, टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, 20 टाइमर यूनिट्स जो होते हैं, जो टाइमर जिसके माध्यम से टाइम बॉम्ब बनाया जाता है, जो टाइम बॉम्ब में फिट करने के काम आते हैं, रिमोट कंट्रोल बरामद हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड बरामद हुए हैं, कंटेनर छिपाने के लिए जो प्रयोग किए जाते थे वो बरामद हुए हैं, जिसमें 12 सूटकेस, बक्से, कंटेनर, लैब के सामान बरामद हुए हैं, जिसमें कन्फिगरिंग उपकरण, वर्क बेंच, टूल जैसी ऐसी चीजें थी जिससे ऐसा लग रहा था कि यहां पर IED असेंबल की प्रोसेसिंग चल रही है। ये सारी चीजें फरीदाबाद में बरामद होती है। पुलिस सतर्क हो जाती है, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं। उसी से कुछ समय पहले रेडिट पे एक व्यक्ति पोस्ट करता है कि इससे पहले लाल किले पे इतनी सुरक्षा नहीं थी, बहुत सारे सेना के जवान यहां देखे जा रहे हैं, ये पोस्ट आती है। और उसी के कुछ देर बाद 6:52 पर दिल्ली के चांदनी चौक पर एक ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट में अब तक की खबर के अनुसार 10 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 25 लोग घायल होते हैं। उसके बाद से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, खुद गृह मंत्री वहां जाते हैं। प्रधानमंत्री का आज भूटान दौरा होता है, जिसमें प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि लगातार वो सुरक्षा एजेंसियों के रात भर संपर्क में रहे, लोगों के संपर्क में रहे। तो ये तमाम बातें निकल के सामने आती हैं, लेकिन 6:52 के बाद क्या क्या होता है और वो क्यों होता है उसको समझने की कोशिश यहां से करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिन लोगों को पकड़ा गया है और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर उमर का नाम जो सबसे ऊपर सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर उमर है, जिसकी तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पे भी वायरल है, डॉक्टर उमर उस समय I-20 कार चला रहा था और उस कार में ही वो विस्फोटक पदार्थ थे, और उस कार में उसके अलावा 2 लोग और थे। और वो लोग चांदनी चौक की पार्किंग में एक जाते हैं, चांदनी चौक जो लाल किले से सटा हुआ है वहीं पर एक पार्किंग में जाते हैं, 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी करते हैं। उसके बाद से वो लोग घूमते भी हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हो सकता है किसी के इंतजार कर रहे हो, किसी के संदेश का इंतजार कर रहे हो, किसी के आदेश का इंतजार कर रहे हो, या ये सोच रहे हैं कि यहां से तो अब हम निकलने वाले हैं तो पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि हमारे बाकी साथी कुछ देर पहले, कुछ समय पहले फरीदाबाद में पकड़ लिए गए हैं और हमारे पास इतना सामान है, तो हो सकता है दिमाग में ये तमाम चीजें हैं कि पकड़े जाने से अच्छा है जिस मकसद के लिए हम अभी तक काम कर रहे थे वो काम ही कर दे। ये मेरी मानसिकता है, लेकिन हो सकता है यही चीजें हैं। और ये डॉक्टर उमर, मोहम्मद उमर, मीडिया से लेके तमाम लोग कह रहे हैं कि वो डॉक्टर उमर ही है, लेकिन अभी फिलहाल जांच चल रही है। जांच में डॉक्टर उमर के परिवार के जो उनके लोग हैं उनका DNA सैंपल लिया गया है और वहां से जो बरामद हुए हैं, जो लाश बरामद हुई है उसके साथ DNA सैंपल मैच किया जाएगा। अगर मैच हो जाता है तो डॉक्टर
उमर ही वो व्यक्ति रहता है जो इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, और उसके गाड़ी में जो लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है। आगे समझते हैं कि क्या पूरा मामला था और डॉक्टर उमर के साथ कितने लोग और संदिग्ध हैं जो पकड़े गए हैं। चूंकि हर जगह से इस समय गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस को जिस पे संदेह हो रहा है, सुरक्षा एजेंसियों को जिस पे लग रहा है कि ये कड़ी जोड़ी जा सकती है, उनसे पूछताछ हो जा रही है। लेकिन मेरे रडार में जो 5 लोग हैं उन्हें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले नंबर पे ये डॉक्टर उमर, जो इस दुनिया में शायद अब नहीं है, यही कल i20 होंडा i20 कार लेकर गया हुआ था, और दिल्ली के पास जिन 10 लोगों की जान गई और जो 20 लोग घायल हैं वो शायद इसी की वजह से है। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल शकील उर्फ गनई इसका नाम था। इस पर आरोप है कि ये फरीदाबाद के किनारे एक कमरा मौलवी का लिया हुआ था और यहीं पर ये सारे सामान जुटा रहा था और सारी प्लानिंग कर रहा था। इसके ऊपर यही आरोप है। इसका लिंक भी अल फलह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, वहीं पर फरीदाबाद मॉड्यूल की शुरुआत मानी जाती है। ये वहीं पर पढ़ाता था और वहीं पर उसी के कुछ दूरी पर एक मौलवी साहब थे जिनका कमरा रेंट पर लेकर ये वहां पर तमाम सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहा था। फिलहाल ये पुलिस के गिरफ्त में है, पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है। जो तीसरा इसमें पॉइंट पकड़ा गया है वो डॉक्टर आदिल अहमद रथार पकड़ा गया है। इस पर आरोप है कि फरीदाबाद में उसके लॉकर से 2147 राइफल और जिंदा कारतूस बरामद हुई है, तो इसे भी फिलहाल पकड़ा गया है। जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि इसका जम्मू कश्मीर से क्या लिंक है और जम्मू कश्मीर से AK-47 सहित इतने हथियार वो लाया कहां से। दूसरा डॉक्टर शाहीन साहिद, अब ये एक महिला है डॉक्टर शाहीन, इस पर भी बहुत जांच हो रही है। इनके लिंक लखनऊ से जुड़ रहे हैं। ये जो इनके कार से असल्ट राइफल बरामद हुई और ये जैशे मोहम्मद की जो महिला विंग है, जमात उल मोमिनात जिसका नाम है, उससे जुड़ी हुई बताई जा रही है कि जैशे मोहम्मद का एक महिला विंग चलता है जो अन्य देशों में स्लीपर सेल बनाता है और उससे जुड़ी हुई लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि इन 5 लोगों में से जिनका एक नाम अभी नहीं बताया हूं, ये सब डॉक्टर हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक आम लोगों में ये बोलचाल हो रही है कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर यही सब करना है तो काहे की पढ़ाई, कैसी पढ़ाई, और इतना पढ़ने के बाद भी तुमको वर्तमान दुनिया समझ में नहीं आई, लोगों का अमन चैन नहीं समझ में आया, तो ऊपर जाने के बाद पता नहीं किसको मुंह दिखाओगे। चलिए ये अलग विषय है, लेकिन परवेज अंसारी वो 5वां आदमी है जिसको फरीदाबाद मॉड्यूल से सीधा रिश्ता माना जा रहा है, लेकिन वर्तमान समय में ये गायब है। पुलिस खोज रही है और पूछताछ लगातार छापेमारी इसके लिए कर रही है। अब ये वो 5 लोग थे जो पकड़े गए। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने आपको शुरुआत में उदाहरण ही इसीलिए दिया है कि 1800 किलो अमोनियम नाइट्रेट से अमेरिका जैसे देश में 165 लोगों की जान जाती है, लगभग आधा किलोमीटर तक की बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। अगर 3,000 किलो यानी लगभग 3 टन जितना बरामद हुआ है, अभी तो इतना बरामद हुआ है, हो सकता है कहीं और रखे हो कुछ, इतना बरामद हुआ है, इससे क्या हो सकता था। अभी जो सुरक्षा एजेंसियां या तमाम सूत्र बता रहे हैं कि इनकी नजर जो है वो बागेश्वर धाम, इस समय बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी एक यात्रा चल रही है जिसका नाम है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री अपने समर्थकों के साथ सनातन हिंदू को जगाने के लिए और उनके अपने अलग अलग मोटिव हैं उसको चल रहे हैं, लेकिन उनका जो मकसद होता है, जो जैशे मोहम्मद के लोग हैं उन सबों का जो मकसद होता है वो भीड़ वाली जगहों पर टारगेट करना। उनका एक सिग्नेचर पॉइंट है, वो अक्सर जब भी धमाके करते हैं, इसीलिए जैशे मोहम्मद का नाम बार बार आ रहा है, जब भी वो करते हैं वो किसी टाइम बॉम्ब से करते हैं या कार में ब्लास्ट करते हैं या इसी तरह के फिदाइन हमले करते हैं, तो वो उनका सिग्नेचर पॉइंट है। तो धीरेन्द्र
शास्त्री की जो रैली चल रही है उसमें लगातार 40,000 50,000 लोग रह रहे हैं, लेकिन इस 40,000 50,000 लोग जो है वो गुजर कहां से रहे थे? ये गुजर रहे थे दिल्ली में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। यहीं से होकर गुजरने वाली थी धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा। और फरीदाबाद हरियाणा का ही हिस्सा है जहां से लगभग 3,000 किलो सुबह अमोनियम नाइट्रेट सहित तमाम हथियार और कई आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। मतलब इनका सीधा निशाना धीरेंद्र शास्त्री की एक बहुत बड़ी भीड़ हो सकती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो ये बरामदगी हुई है वो मुंबई ब्लास्ट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। उन्होंने कहा यह बाबा बागेश्वर की यात्रा का निशाना भी बन सकती थी। मंत्री जी ने खुद कहा है इस बात को। अब आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिए कि इसके अलावा कुछ खबरें ये भी हैं कि ये जो टीम थी, ये जो कुछ डॉक्टरों की टीम थी, इन्होंने जो रेकी की है वो आरएसएस के मुख्यालय की भी की थी और कई जगहों की भी की थी। अब आप इसी चीज को थोड़ा अलग एंगल से समझने की जब कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि जो आदमी जिसके सुबह दोस्त गिरफ्तार हो चुके हैं, सामान गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद में लगा हुआ है, गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट भर के चांदनी चौक जैसी व्यस्ततम जगह पर जहां पुलिस का पहरा भी जबरदस्त रहता है, वहां वो गाड़ी पार्किंग में डालता है, 3 घंटा रेकी करता है, घूमता है और उसके बाद अपने मकसद को अंजाम देता है। अभी तक जो चीजें समझ में आई हैं मुझे, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस घटना पर मेरी नजर बनी हुई है, आगे जो भी अपडेट होंगे मैं वो देता रहूंगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।